तो जो कस्टम बिल्डर्स होते हैं, जो उनके आगे आर्किटेक्ट्स होते हैं या ड्राफ्ट्समैन, वो इस चीज़ को कंसीडर करते हैं या कोई अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ बोली है वो उसको नॉक बैक करते हैं ज़्यादातर कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। जो आप प्रपोज कर रहे हैं ऑप्शन, वो अगर कंसल्टेंट ने कर दी, ये नहीं देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, फाइनल घर कैसे बनेगा, तो इट में गो रॉन्ग। कितना रूम होता है बिल्डर्स के साथ नेगोशिएट करने का? मेरे ख्याल से आपने बहुत सही टॉपिक टच कर लिया, विच इज़ अ सेंसिटिव वन एज वेल। 4 लाख का घर था, 5% में हमने बना लिया। वाह। जब आप बिल्डर के पास जाते हो, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि वो बिल्डर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है। एज यू मस्ट नो कि बहुत सारे बिल्डर बस्ट हुए। Well, he's the builder turned Bollywood producer who should focus on constructing the houses he promised his customers. Sippy Grewal is a high flyer, pictured here on board a private jet, sporting a designer jumper worth hundreds of dollars. When he's not flying private, it's business class for the businessman. But that business has collapsed, leaving all of these people homeless. कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आता है? यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने ही ऐसे हैं कि हर चीज़ बिल्डर के ही फेवर में है। आपने ये भी एक ऐसा सवाल पूछा विच अनॉयज बिल्डर्स द मोस्ट। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो, मैं तो बिल्डर की साइड से हूँ। वेलकम राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एबी पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? शुक्रिया अंकुश जी। पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम वेरी वेल। आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि ये जो एपिसोड है बहुत लोगों को हेल्प करेगा अपनी इस जर्नी में। तो इससे पहले हम शुरू करें, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये लोग एपिसोड क्यों देखें, लाइक हम ये क्यों एपिसोड कर रहे हैं, क्या मोटिव क्या है इसके पीछे? जैसे मैंने आपको बताया, मैं न्यू होम कंसल्टेंट हूँ, सो आई हेल्प क्लाइंट्स बिल्डिंग देयर न्यू होम्स, ठीक है। फर्स्ट होम। तो ये टारगेट उन ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ आए, उन्होंने इस देश को चुना और फिर वो अपना घर नहीं बना पाए, एंड आई फील वेरी सैड। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी अपना पहला घर बनाने में, बिकॉज दे फाइंड, कुछ लोग वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, और उनको नॉलेज जहाँ से मिलती है उनको लगता है कि ये बहुत ओवरवेलमिंग प्रोसेस है, वो नहीं बना पाएंगे, इसके लिए दे नीड लॉट ऑफ मनी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत ईजी है यहाँ पे बनाना, और बहुत ज़्यादा पैसा इतना नहीं चाहिए जितना वो सोचते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। ऐसे ही मैंने पिछले 5 साल में 4 बार घर बनाया, नया घर, एस्टैब्लिश नहीं। एस्टैब्लिश मार्केट इज़ डिफरेंट, व्हाट आई एम सेइंग इज़ न्यू हाउसेस, जहाँ के लोग लैंड लेते हैं, घर बनाते हैं, या हम जैसे बिल्डर हाउस एंड लैंड पैकेज बेचते हैं, वो भी लैंड पे नया घर बनाया जाता है। तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि वो बनाना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ईजी है, और हर बंदे को वो बनाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन एसेट फॉर ईयर्स। नाउ आई हैव बिल्ड 4 times, I own 3 houses, I have 2 daughters, so it gives me peace of mind. Yes. So that is what my target is. आप ये बताएं कि आपने कहा कि घर बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तो मेनली तो हम बात करेंगे कि सारे उस प्रोसेस की बिल्डिंग, बट घर बनाना मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि यू नीड कैश, यू नीड लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। तो ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं कि इतना मुश्किल इस कंट्री में नहीं है जितना लोग सोचते हैं कई बार? आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो मैंने ज़िंदगी भर कंस्ट्रक्शन में काम किया है। अब मैं जब यहाँ आया तो मैंने घर देखे, सो इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे घर बहुत जल्दी बन जाता है, 3-4 महीने में। उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए, कुछ प्रोसेस है। पर अगर इफ़ यू स्पीक टू द राइट पर्सन, इफ़ यू गो टू द कंसल्टेंट जो कि अवेलेबल हैं, आप डिस्प्ले होम जा सकते हैं, देयर आर बिल्डर्स देयर। आप कंसल्टेंट, यू नीड टू ट्रस्ट देम एंड दे विल गिव यू द राइट एडवाइस। आसान इसलिए है कि जब मैं आया था यहाँ, अब आप भी यहाँ आए होंगे किसी टाइम, तो मैंने $10,000 कमाए पहले साल में। सो इट्स नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ, बट मुश्किलें थी, चैलेंजेस थे, बट माई वाइफ वॉज वर्किंग, सो शी वॉज इन IT।
तो उस $10,000 से हमने सेव किया और उससे शुरू की जर्नी। आज आई अराइव्ड इन 2015, आज 2024 में भी यहाँ पे टानेट में आप $10,000 से यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। वही समय है। तो आपको, मुझे भी, जैसे मैंने पहला घर बनाया वो $4 लाख का था, 2 लाख की ज़मीन, 2 लाख का घर, जस्ट टू सिंप्लीफाई। पर किसी ने बोला कि आपको 20% चाहिए, 80,000। तो मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि 10,000 कमाया मैंने। लेकिन क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन, मैंने खुद देखा कि घर बनना तो कुछ है नहीं। फिर फाइनेंशियल, मैंने उसको मोर्गेज ब्रोकर से बात की, बैंक से एनालिसिस किया, इट्स ईजी, बन सकता है। यू नीड टू हैव कैलकुलेशन इन माइंड। आज भी उसी तरीके मेरा पूरा घर मेरे $20,000 में बन गया। 10,000 से जर्नी शुरू करी, 10,000 और जब लैंड सेटल हुई, 4 लाख का घर था, 5% में हमने बना लिया। वाह। और आज अगर 6 लाख का घर टानेट में, आज भी नया घर 4 बेडरूम अवेलेबल है, आपके पास 5% 30,000 हैं, आप बना सकते हो। आपके पास 10,000 है, यू कैन स्टार्ट द जर्नी एंड देन विद टाइम यू कैन सेव सम मनी। लैंड टाइटल होगी, आप सेटल करिए और फिर बना सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट हाई अमाउंट ऑफ मनी यू नीड, बट इट्स सिंपल। पर आपको सही बंदों से बात करनी है, सही नॉलेज चाहिए। सही नॉलेज, सही बंदे, वो ही दिखाएंगे सही रास्ता। Yes. तो अगर कोई आज अब जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो अपने वो जर्नी को शुरू करने लगा है, अकॉर्डिंग टू यू बहुत इनिशियल जो स्टेप्स हैं उसको इस प्रोसेस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग अक्सर भूल भी जाते हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है? जैसे मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फाइनेंस। अगर आप टारगेट क्या कर रहे हैं, 6 लाख का घर, 7 लाख का घर, आप कंसल्टेंट से बात करिए, अवेलेबिलिटी देखिए, मोर्गेज ब्रोकर और बैंक से पहले अपनी बोरोइंग कैपेसिटी चेक करिए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप बोरो कितना कर पाएंगे, वो मोर्गेज ब्रोकर या बैंक आपको एडवाइस कर सकता है कि अगर आज आप बोरो नहीं कर पा रहे 5 लाख, तो आपका 6 महीने में, आपकी वाइफ जॉब नहीं कर रही, वो करेगी तो 2 महीने की सैलरी स्लिप से आप इतना कर सकते हैं 6 महीने में, साल में। सो यू कैन टारगेट 1 ईयर डाउन द लाइन एज वेल। लेकिन पहले आप बोरोइंग कैपेसिटी अपनी एनालिसिस करिए और फिर आपके पास कैश इन हैंड सेविंग्स कितनी है जेन्युइन। और अगर मोर्गेज ब्रोकर बोलता है कि आपको 5% चाहिए 30,000, तो आपको कितना वक्त लगेगा वो सेविंग जोड़ने में। तो ये तो हो गई पैसे की बात। उसके बाद आपने बजट बनाया 6 लाख या 7 लाख डिपेंडिंग ऑन द योर बोरोइंग, और फिर आप कंसल्टेंट से बात करिए आपकी इच्छा क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, 4 बेडरूम हाउस, 2 लिविंग एरियाज, किचन कैसी चाहिए। वो एक कंसल्टेंट आपको वो सारी चीज़ें, अगर आप उसको सही से बताएंगे तो आपके बजट में फिट कर देगा। पॉसिबिलिटी है। आप सबब चुनिए, टारनेट में रहना है, ट्रगनीना में रहना है, रॉक बैंक में रहना है। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट योर रिक्वायरमेंट्स कहाँ आपकी फुलफिल हो रही हैं। ठीक है। तो मेनली फाइनेंशियल साइड और उसके बाद जो एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री में उनसे। तो अब हम प्योरली बात करेंगे जो स्क्रैच से हाउस शुरू करते हैं, इस्टेब्लिश हाउसेस को हम पीछे रखेंगे साइड पे, ठीक है। तो अब जब हमने हाउस किसी ने बनाना है, वो बिल्डर के पास जाता है या डेवलपर के पास, क्या चीज़ें वो देखे उस बिल्डर में उसको फाइनल करने से पहले? जब आपने घर बनाना है तो आपकी एक ख्वाहिश है कि 4 बेडरूम हो गए या किचन कैसी होगी। जब आप बिल्डर के पास जाते हो तो पहली बात, आपके पास बजट है, तो आपने अपना बजट उसको सही से बताना है, ठीक है, ताकि वो आपकी मदद कर सके, वो एनालिसिस कर सके कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो कहाँ पूरी होंगी। और दूसरा, अब जैसे इंडस्ट्री हैज़ सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लास्ट 4-5 ईयर्स पोस्ट कोविड, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि वो बिल्डर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है। आप उससे सवाल करिए कि एज यू मस्ट नो कि बहुत सारे बिल्डर बस्ट हुए, दे वेंट अंडर। सो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये आप सवाल पूछिए कि व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल बैकिंग। और बड़े, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यू गो विद द वॉल्यूम बिल्डर्स या मेजर बिल्डर्स जिनकी फाइनेंशियल बैकिंग बहुत अच्छी है। और फिर अपनी ज़रूरतें सही से बताएं उनको। लैंड, अगर तो आप हाउस एंड लैंड पैकेज ले रहे हैं, फिर तो वो बिल्डर आपको असेस करके एक फिक्स कॉस्ट देगा। यू शुड बी ऑलवेज माइंडफुल, यू शुड आस्क दिस पॉइंट कि ये फिक्स्ड है, क्योंकि
जितनी भी कोटेशन जितने भी वो बनेंगे उसमें अगर वो फिक्स्ड है और साथ में उन्होंने लिख दिया सब्जेक्ट टू या कंडीशंस है तो वो चीज़ फिक्स नहीं है. सो यू नीड टू आस्क देम दैट इज इट फिक्स्ड. स्पेशली अगर आप खुद लैंड ले रहे हैं और घर बिल्डर से बना रहे हैं तो साइट कॉस्ट आप फिक्स ज़रूर रखिए. वो बहुत सारे बिल्डर दे वांट टू अवॉइड इट और दे पुट इट इन अ वे कि फिक्स साइट कॉस्ट सब्जेक्ट टू दिस. अब आपने ज़मीन ली फॉर एग्जांपल, आपने ज़मीन ली, आपने घर बनाना है, ज़मीन आपका पास बजट था, आपने ले ली, घर का आपके पास बजट है, तो बिल्डर ने बता दिया पहले कि आप ज़मीन देख लें और ये घर 3.5 लाख में बन जाएगा. बट देर इज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड साइट कॉस्ट विच विल वेरी फ्रॉम साइट टू साइट. ये लैंड है, फ्लैट है, इस पर 10,000 साइट कॉस्ट होगी. किसी ने लैंड ले ली बैकस मार्च में 2.5 मीटर फॉल है, वहाँ 40,000 या 50,000 भी आ सकती है. एंड दिस इज़ नॉट एडिंग टू योर हाउस. सो बी माइंडफुल ऑफ द लैंड. वो लैंड जो आप ले रहे हो, अगर आप कंसल्टेंट को बता दो कि ये हम लैंड ले रहे हैं, कैन यू प्लीज़ चेक द फिल एंड फॉल एंड लेट अस नो एस्टिमेटेड साइट कॉस्ट, वो आपकी मदद कर सकता है और आप बहुत सारा पैसा उसमें सेव कर सकते हैं. ओके, बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो फिक्स साइट कॉस्ट होती है, आप कह रहे हैं जैसे फ्लैट लैंड है तो ऑब्वियसली उसकी कम होगी कंपेयर टू अगर कोई स्लोपी है, ठीक है. अगर कोई हम देख रहे हैं कि अगर मैं टानीट या ट्रगनीना या जो फ्लैट लैंड है वहाँ पे ही घर बना रहा हूँ और मैंने देख लिया यहाँ ज़्यादातर एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो 10-15 के ही है, तो क्या मैं वो रिस्क ले सकता हूँ उसको फिक्स ना करा के और उसको ऐसे ही छोड़ दूँ कि नहीं मुझे फिक्स नहीं चाहिए, जो उस टाइम आएगी वो ही देखेंगे, क्या पता कम आ जाए? कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आपको लगता है कि नहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो फिक्स्ड ही करवानी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? मेरे ख्याल से अगर आप फिक्स करवा पाएँ तो वो बेहतर होगा. ओके. इसमें एक बहुत सारे कंपोनेंट हैं. देखिए, साइट कॉस्ट डिपेंड फिल एंड फॉल के अलावा और फैक्टर्स भी हैं, जिसमें से एक बड़ा फैक्टर है रॉक्स. अगर नीचे रॉक्स आ गई तो 5 से 7 हज़ार आपको कंपोनेंट लग सकता है. अगर कहीं पे आपका फॉल लॉट फ्लैट है लेकिन आपके पड़ोसी का घर ऊपर या नीचे है और आपको रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ी उसको मिट्टी रोकने के लिए, तो इट कैन गो फ्रॉम 10,000 to 20,000. तो देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और वो आपको झेलना पड़ सकता है बाद में. तो आई वुड से कि अगर आप फिक्स कर पाएँ तो बेहतर हो. तो बेटर है वो सरप्राइज बाद में ना ही लें. ठीक है, तो आप कह रहे हैं वॉल्यूम बिल्डर की तरफ ज़्यादा लोगों को लाइक होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस उनकी फंडिंग बैकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बट अगेन जो एक थोड़ा सा, मैं करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो नेगेटिव साइड या देखता हूँ वो ये है कि फिर वॉल्यूम बिल्डर्स में जो कस्टमाइजेशन है वो इतना रूम नहीं रखते. वो कहते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड प्लान्स हैं उन्हीं के साथ जाएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं हम करेंगे. ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है बट ज़्यादा नहीं. बट वेयर एज जो दूसरे बिल्डर्स हैं वो तो कह रहे हैं जो बनवाना है बनवा लो, हम बना देंगे. और तभी बहुत मैंने देखा है हमारी कम्युनिटी आजकल वॉल्यूम बिल्डर से हट के थोड़ा उधर भी जा रही है क्योंकि उनके अपने टेस्ट है, अपने उस हिसाब से बनाना चाहते हैं. बट अगेन उसमें रिस्क यही है, बिल्डर माइट गो बस्ट. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मेरे ख्याल से आपने बहुत सही टॉपिक टच कर लिया, विच इज़ अ सेंसिटिव वन एज वेल, फॉर पर्टिकुलरली फॉर मी एज अ बिल्डर. लेकिन बात यह है कि वॉल्यूम बिल्डर नहीं करते हैं चेंजेस ज़्यादा, मैं मान सकता हूँ. ठीक है. जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो मिड साइज़ बिल्डर हैं. तो देर आर मिड साइज़ वॉल्यूम बिल्डर जो करते हैं चेंजेस, और मेरी एक्सपर्टीज़ रही है चेंजेस करने में. मैंने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं कि घर वो जिसने डिज़ाइन किया था वो भी नहीं पहचान पाया कि ये कितना चेंज हो गया. पर इन सेइंग सो, सिंस आई नो एवरीथिंग, क्योंकि चेंज आपने बोला कि मुझे ये वार्डरोब चेंज कर दो या मेरे कमरे का साइज़ लंबा कर दो. अब वो मोस्टली चेंजेस जो हैं वो विद इन दैट 4 वॉल्स ही होते हैं. वो जो फुटप्रिंट है घर का वो चेंज नहीं होता. तो आप अगर किसी चीज़ को बड़ा कर रहे हो, किसी को छोटा भी कर रहे हो, तो वो जो सिमेट्री है घर की, वो एक स्पेस और लाइट की रिक्वायरमेंट है, वो एक जो आर्किटेक्ट समझ सकता है या ड्राफ्टिंग का बंदा समझ सकता है, वो हम शायद नहीं समझ सकते. हम अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं, हम उसको बता देते हैं. आई वुड से कि जैसे आपने बोला कस्टम बिल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं उसमें, लेकिन घर का आउटकम क्या बनता है?
मैंने बहुत सारे घर चेंजेस किए एंड आई इंश्योर इट दैट आई ऑलवेज गो टू दैट होम वंस इट इज़ बिल्ट। मैं देखता हूँ कि वो जो चेंज है उसका इम्पैक्ट क्या था, हैव वी अचीव्ड व्हाट वी वांटेड। स्पेस और लाइट, जैसे आपको भी पता है कि लाइट बहुत ज़रूरी है, उसका पूरे घर में सनलाइट आनी बहुत ज़रूरी है, विंडोज़ का इम्पैक्ट है, स्लाइडिंग डोर्स का इम्पैक्ट है। तो वो सब हमें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो जैसे वॉल्यूम बिल्डर आपने कहा, उनके सारे जो फ्लोर प्लान है, दे वुड हैव 50 फ्लोर प्लान्स। उनके फ्लोर प्लान सभी एक आर्किटेक्ट ने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किए हैं। दे आर ट्रेन टू डिज़ाइन दैट, और फिर किसी ड्राफ्टिंग बंदे ने उसको ड्रॉ किया है। आप अगर चेंजेस करते हैं, आप किसी भी फ्लोर प्लान में जाएंगे उनके, दे वुड हैव सम स्ट्रक्चरल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। एक फ्लोर प्लान के अंदर 10 से 15 ऑप्शन हो सकती हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हर बंदा डबल स्टोरी जो बनाता है, नीचे थिएटर होगा या लिविंग होगा, देयर वुड बी एन ऑप्शन टू चेंज इट टू द गेस्ट बेडरूम विद ऑन स्वीट। बुजुर्ग आते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, आप वो नीचे ऊपर नहीं जाना चाहते सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वो ऑप्शन आप देखिए, देयर वुड बी सिमिलर 10 to 15 ऑप्शंस इन एवरी फ्लोर प्लान। वॉल्यूम बिल्डर में भी हैं, हमारे में भी हैं। तो आप उस स्ट्रक्चरल ऑप्शन से आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। एंड बी माइंडफुल, आप ये ध्यान में रखिए कि वो ऑप्शंस ड्राफ्टिंग ने, आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करी हैं। सो योर हाउस विल लुक एज गुड एज इट वॉज इन एन ओरिजिनल शेप। जबकि जो आप प्रपोज कर रहे हैं ऑप्शन, वो अगर कंसल्टेंट ने कर दी एज पर योर रिक्वायरमेंट, और वो नहीं, उसको ये नहीं देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या है, फाइनल घर कैसे बनेगा, तो इट में गो रॉन्ग। तो जो कस्टम बिल्डर्स होते हैं, जो उनके आगे आर्किटेक्ट्स होते हैं या ड्राफ्ट्समैन, वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, या कोई अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ बोली है वो उसको नॉक बैक करते हैं ज़्यादातर कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता? सो दैट इज सो देयर कम्स द बिजनेस प्रोस्पेक्ट। जो हम हैं, मिड वॉल्यूम बिल्डर हैं या मिड साइज वॉल्यूम बिल्डर हैं, हम हमेशा एडवाइस करेंगे कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है आपके लिए। हालांकि लाइक प्रेयर रूम, पूजा रूम, अब वो नॉन निगोशिएबल है किसी के लिए, लेकिन उसको एक सही से रूम स्पेस घर में देना है, बिकॉज इट इज़ अ रूम। अब मैंने फॉर एग्जांपल अभी परसों की बात है, एक कस्टमर का फ़ोन आया कि मैं ऐसा घर बनाना चाहता हूँ, मेरे मैसेज आया, और मैंने देखा कि जो लिविंग है उसमें ऐसे 1.5x2 मीटर का वॉल्स डाल दी, मेकिंग इट अ प्रेयर रूम। तो आप सोचिए कि आपका ये लिविंग है और उसमें एक टुकड़ा आपने वॉल डाल दी प्रेयर रूम, इट वाज नेवर डिज़ाइन, तो फाइनल कैसे लगेगा वो? तो वो नॉक बैक नहीं करते, और जो आप कहते हैं वो करते रहते जस्ट टू टेक द बिजनेस। तो आई वुड से कि यू शुड एंश्योर दैट इट हैज़ बीन डबल चेक बाय द ड्राफ्टिंग टीम। आपने मेरे को इस टाइम ना बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि आपने को काफ़ी वो दिए हैं, तो इसलिए मेरे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आपने कहा कि वॉल्यूम बिल्डर और जो कस्टम है उसमें एक फाइनेंशियल बैकिंग की हम बात करते हैं। आई नो पॉजिटिव है, बट एक बहुत बड़ा बिल्डर जैसे पोर्टर डेविस, वो एकदम से बस्ट हो गए। ये चीज़ें कई बार पता नहीं लगती हैं कि इतना बड़ा बिल्डर भी हो सकता है। वो एक शौक था, स्पेशली ऑब्वियसली जो उनके साथ लोग बिल्ड कर रहे थे। ऐसे टाइम पे जो एक ऑलरेडी उनके साथ किसी बिल्डर के साथ साइन अप हुआ है और वो मिड वे है, अगर तो जर्नी किसी ने स्टार्ट करी ऑब्वियस है वो अपना कहीं और चले जाएगा, बट जो बीच में एकदम फंस गया है उसको क्या करना चाहिए? उसके पास तो ऑप्शंस लिमिटेड हैं, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी फेस्ड, ही इज़ इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, उसका बिल्डर बस्ट हो गया। तो अब उसके लिए ये है कि पहले दो इश्यूज हैं, एक तो जो पेंडिंग घर है वो कौन पूरा करेगा, बिल्डर, और दूसरा उसका पैसा, उसमें कितना पैसा दे दिया बिल्डर को और उसी बजट में होगा या नहीं होगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने VMIA इंश्योरेंस मैंडेटरी करी है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज़ VMIA, विक्टोरिया मैनेज इंश्योरेंस अथॉरिटी। तो वो इंश्योरेंस अथॉरिटी उनको कोटेशन लेके देती है बिल्डर से, और फिर वो बिल्डर्स अपनी कोटेशन देते हैं कि वो बैलेंस से अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो इंश्योरेंस अथॉरिटी मार्जिन पे करेगी और उनका घर पूरा करवाएगी। बट इट इज़ नेवरदलेस, इट इज़ नॉट एज ईजी एज आई एम सेइंग, क्योंकि वॉल्यूम बिल्डर लाइक अस वुड नॉट टेक दैट होम। कोई भी वॉल्यूम बिल्डर उसको नहीं लेगा। बट क्यों नहीं लेते?
उसके बहुत सारे रीज़न हैं. उसमें मेजर रीज़न ये है कि काइंड ऑफ infrastructure, amount of energy, amount of manpower resources which we will have to employ for that half done job will be equivalent to 5 new jobs. उसकी ड्राइंग बन चुकी हैं. उसकी ड्राइंग को रीअसेस करेगा हमारी ड्राफ्टिंग टीम. क्योंकि आपका अपना एक प्रोसेस है ना. आप उसकी ड्राइंग दूसरे बिल्डर की नहीं बनाएंगे स्ट्रेट अवे. फिर उसका स्ट्रक्चर जो बन गया है वो कितना है और हाउ सेफ इट इज़, उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कैसी है, वो सारा फिर now you are liable for all the warranties which he has done. So it is not as simple as it looks like. So I've seen few houses Porter Davis के वो 1 साल 1.5 साल 2 साल लग गए बनने में. you undergo that stress और फिर आपका मोगे चल रहा है. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखना चाहिए? आई नो इतनी चीज़ें होती हैं एंड आई एम श्योर 99% जो लोग हैं ना वो ब्लाइंडली साइन करते हैं. बट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस क्या चीज़ है जो एक इंसान को ध्यान रखनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए? नहीं है तो उसको ऐड करवाओ. 2-3 चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आती. देखिए बहुत ज़्यादातर आप जैसे आपने बोला सभी लोग ऐसे ही साइन करते हैं. दे ट्रस्ट ऑन द कंसल्टेंट विच इज़ क्वाइट ओके. यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलेज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ क्वाइट फाइन. उसमें एक चीज़ तो जो विच आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि फिक्स साइड कॉस्ट है, कि सब कुछ फिक्स्ड है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है. उसमें प्रोविज़न होता है कुछ आइटम्स अगर आपकी फिक्स नहीं है तो. बट आई थिंक ऑल वॉल्यूम बिल्डर्स डू फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. और दूसरा नंबर ऑफ डेज बिल्ड डेज उसमें आते हैं. जैसे कई बिल्डर कई वजह से उन्होंने घर डिले किए पीछे, तो फिर एक उस बिल्ड डेज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. उस बिल्ड डेज के बाद बिल्डर को पेनल्टी देनी पड़ती. तो यू कैन आस्क कि व्हाट आर द बिल्ड डेज और कितनी पेनल्टी कब शुरू होगी वो. तो बिल्ड डेज मिनिमम हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू. बट जो आपने कहा अभी फिक्स कॉस्ट का, होम एंड लैंड पैकेज पे अगर फिक्स्ड प्राइसिंग है उनकी, ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो इसमें मेरे को आप बताना है इसमें, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को पहले नहीं पता थी. मैंने अपना एक बिल्डर से बनाया XYZ वोंट नेम. तो उन्होंने होम एंड लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाई और उन्होंने मेरे को एक स्पेसिफिक प्राइस कोट कर दिया था. उस पर हमारे साइन हुए. ठीक है. उसके बाद उस पर बहुत डिले रहा. 6 मंथ्स तक वो साइट पे नहीं आए. जब वो आए, शुरू हुआ प्रोसेस, उन्होंने मेरे को अमेंडमेंट्स करके कॉन्ट्रैक्ट भेजा. उसमें उन्होंने जो प्राइस था वो 8,000 बम्प अप कर दिया. तो मैंने कहा ये किस चीज़ के किए हैं? वो कहते क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो थोड़ा पुराना था. अगर हम अब आज के टाइम उस पर बनाते हैं तो हम लॉस पर, कोई बिल्डर लॉस पे नहीं बनाता, तो इसलिए ये हमने प्राइस बम्प अप किया. अगर नहीं करना यू आर फ्री टू बैक आउट, इसमें से कोई पेनल्टीज़ नहीं लगेंगी. बट अब मैं उस स्टेज पे हूँ, मेरा लैंड सेटल हो चुका है, मैं लैंड की वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स भर रहा हूँ. और अब अगर मैं कोई न्यू बिल्डर साइन अप करूँगा वो अनदर 6 to 7 मंथ्स वो प्रोसेस को लग जाएंगे. और हम फाइनल स्टेज पे, तो उन्होंने फाइनल स्टेज पे मेरे को स्लैब डालने से पहले ये चीज़ बोल दी, विच वॉज काइंड ऑफ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी अनोइंग. तो ये अब ये फिक्स था सब कुछ, मेरे को पूरी एंड कॉस्ट पता थी, तब भी ये हुआ. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आता है? या ये कॉन्ट्रैक्ट्स बने ही ऐसे हैं कि हर चीज़ बिल्डर के ही फेवर में है? उसमें जब आप लैंड लेके घर बनाते हैं तो जो लैंड का टाइटल है, आप डेवलपर के पास गए, उन्होंने बोला कि ये 6 महीने में टाइटल होगी. आप बिल्डर से गए, उन्होंने कोटेशन दे दी रिस्पेक्ट ऑफ कि आपका 6 महीने में टाइटल होगा. अब वो उसकी बिल्डर की एक कॉस्टिंग है आज की. आज की कॉस्टिंग किसी घर की 6 लाख है डबल स्टोरी की. उसने एंटिसिपेट किया कि हम 6 महीने का देते हैं, हम 12 महीने का प्राइस लॉक करते हैं. 12 महीने में हम विल बी एट साइट. लेकिन अब लैंड टाइटल डिले हो गया, विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, विच इज़ नॉट इन कस्टमर्स हैंड एज वेल. लेकिन वो लाइबिलिटी बिल्डर नहीं ले पाएगा. क्योंकि आप इन्फ्लेशन तो है ना. अब 6 लाख के घर का 3% इन्फ्लेशन तो हो सकता है. तो बिल्डर ने लॉक इन दिया, उसमें टाइमिंग भी रखा है. सम बिल्डर्स डू 6 मंथ्स, सम डू 12 मंथ्स. उसके बाद अगर वो आपका डिले होता गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है इररिस्पेक्टिव, लेकिन आपकी कोटेशन में फिक्स प्राइस का डेट है, तो वो बिल्डर चार्ज कर सकता है और करता भी है. बिकॉज बिल्डर की जो आज की कॉस्टिंग है और जब घर बनेगा आज से 12 महीने बाद वो कॉस्टिंग फ़र्क आएगी. उसको भी ट्रेडिस को ज़्यादा देना पड़ेगा. सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल.
मेरे ख्याल से आप लैंड डेवलपर से ज़्यादा पूछ सकते हैं कि आपका टाइटल कितना है, एंड देन यू नीड टू नो कि कौन सी स्टेज चल रही है। रफली जब वो ज़मीन पे काम शुरू करते हैं उससे 9 महीने बाद, 8-9 महीने का उनका भी प्रोसेस रहता है, सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, वो टाइटल हो जाता है, तो आप असेस कर सकते हैं। बट फिर बेस्ड ऑन इस चीज़ पे फिर तो बिल्डर ज़्यादा पहले भी साइन नहीं करना चाहिए, इज़ दैट राइट? क्योंकि अगर मैं पहले साइन करता हूँ वो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, अगर उसको कॉस्ट बढ़ रही है। क्योंकि कई क्या होता है कि लैंड अभी ली है, जैसी लैंड ली हो टाइटल हो रही है साल या 1.5 साल बाद, कई पहले ही बहुत ज़्यादा वो होते हैं, कह लो प्रिपेयर्ड होते हैं। उनको होता है कि साथ के साथ बिल्डर भी पहले फाइनल कर दो ताकि वो टाइम कट हो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट उसमें, क्योंकि नहीं तो आप फिर किश्तें ही भर रहे होते हो। तो अगर कॉस्ट बढ़नी है तो ये कहना सही होगा कि टाइटल होने से कुछ महीने पहले ही साइन करो? नहीं, आई वुड से कि आप आज ही साइन करो। आप बिल्डर के पास जाओ, आपको डेवलपर ने बोला कि 9 महीने में होगी, बिल्डर से पूछो कि मुझे 12 महीने चाहिए, टेक फ्यू एक्स्ट्रा। 12 महीने में होगी, आप बिल्डर से कहिए कि मुझे 15 महीने। बिल्डर्स वुड एग्री, वी कैन डू 18 मंथ्स प्राइस लॉक। उसमें प्रोविजन होता है कि 12 महीने के बाद कुछ चार्ज है पर मंथ, वो फिर नेगोशिएट हो जाता। पर आई हैव डन इन फ्यू केसेस 18 मंथ्स प्राइस लॉक, तो वो प्रोविजन है, बिल्डर वुड डू इट एंड इट इज़ रिटन इन द कोटेशन। कितना रूम होता है बिल्डर्स के साथ नेगोशिएट करने का, और क्या क्या मतलब एक होता भी है कि कस्टम जो बिल्डर्स हैं वो तो फिर कर लेते हैं, जो वॉल्यूम बिल्डर्स हैं मैं देखो ज़्यादातर नेगोशिएट नहीं करते। तो अगर आप बिल्ड कर रहे हो, आप लोगों को अथॉरिटी होती है कि हाँ नेगोशिएट इतना तक ठीक है, या बिल्कुल भी नहीं, जो है वही है? इट इज़ लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट लेने जाते हो, इट्स ए बिग टिकट आइटम, पर वॉल्यूम बिल्डर का ज़्यादा जो एम्फेसिस होता है वो प्रमोशन में होता है। इन स्पाइट ऑफ गिविंग यू कैश डिस्काउंट, उनको लगता है कि ये चीज़ घर में बहुत वैल्यूएबल है और इसका हम प्रमोशन देते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटेड कूलिंग, फॉर एग्जांपल डबल ग्लेज्ड विंडोज़, फॉर एग्जांपल एवापोरेटिव कूलिंग, कुछ उन्होंने टाइल्स जो आपकी पोर्सलिन टाइल्स हैं, कुछ ऐसा प्रमोशन डाल दिया विच इज़ वैल्यूएबल टू यू। वो घर की, क्योंकि बिल्डर, जैसे हम एक बिल्डर के लिए काम करते हैं, अगर घर अच्छा बन गया तो दैट विल बी अ वर्ड ऑफ माउथ फॉर अस, वो रेफरल आगे चलेगा। तो हम भी चाहते हैं कि घर अच्छा बने, तो वी ऑलवेज एडवाइज देम फॉर गुड थिंग्स इन द हाउस, फॉर गुड इंक्लूजन्स, फॉर गुड अपग्रेड्स इन द हाउस। तो वो प्रमोशन पे काम करते हैं वॉल्यूम बिल्डर, इंस्पाइड नॉट ऑन द कैश डिस्काउंट। विज विज जो कस्टम बिल्डर है वो आप देसी तरीके से कह सकते हैं कि मैं तो जी 10,000 कट देना, बट हमारे पास भी ऐसे आते हैं। वी जनरली वर्क ऑन प्रमोशन एंड देन what happens is there is a big promotion going on and then we can give another promotion add on. So it's a kind of a discount just to get the deal, but we are helping him. हमारा मेरे ख्याल से जो clients हैं ना, उन instead of focusing on discounts, आप सुनिए कि वो क्या प्रमोशन दे रहे हैं, आप उसकी वैल्यू देखिए और घर में देखिए कि वो क्या इंक्लूजन और अपग्रेड पे बिल्डर आपको बताना चाह रहा है। Just listen to it. तो वो he's trying to help you in any way. प्रमोशन भी आपको एक हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म में। नहीं, आई थिंक बहुत ही अच्छा इंसाइट आपने बताया है कि रादर देन प्राइस को एक आप बेंचमार्क रखिए, आप ये देखिए वो इंक्लूजन्स क्या क्या दे रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट जो थोड़ा सा वो है कि अपग्रेड्स, हाउस डिज़ाइन, क्या क्या होना चाहिए। तो अपग्रेड्स जो वैल्यू वाली चीज़ है वो समझ गया, बट क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही फालतू है, जो बेस्ड ऑन आपने देखा है कि यार ये चीज़ें तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए, ये बाद में भी करा सकते हो और इनका कोई लाइक ये वैल्यू ऐड नहीं करती? देखिए, इसको 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक जो नया घर बना रहा है, पहला आया है, ही इज़ ओवरवेल्म्ड, तो उसने घर बनाना, बजट कम है, तो उसको एक बेसिक घर चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल, मैंने अपना घर बनाया पहला, तो इट वाज अ 3 बेडरूम हाउस। तो मैं इंडिया से आया था, मुझे लगा 3 बेडरूम, इंडिया में हम 2 बेडरूम में रहते थे, 3 बेडरूम इज़ अ गुड हाउस, और ऐसे कि अच्छा है, लैंड ठीक थी, 4 बेडरूम बन सकता था। पर उस टाइम जैसे मैंने बताया कि इनकम भी कम थी और
I was surviving on my wife's income. Can I tell you a joke? बिल्कुल। तो एक जोक है ना कि जैसे इंडिया में लोग लड़की देखने जाते हैं, तो ये एक लड़का गया लड़की के घर, उसको देख रहा था, तो उसके फादर ने पूछा कि हे सन हाउ मच डू यू अर्न, कितना कितना पैसे कमाते हो? कितना? मैं 1.5 लाख कमाना। तो ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड कि कहना $1 तो मेरी बेटी कमा लेंदी है। कहना मैं जो 1.5 लाख किया ना वो ਤੁਹਾਡੇ 1 लाख बेटी का मिला के गया। पहला घर टाइट होता बजट। मेरा कहने का मतलब था कि बजट टाइट में आप इंक्लूजन्स और अपग्रेड्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। यस। जब आप इंक्लूजन की बात करते हैं, आप जैसे मैंने नया अपग्रेड किया, देयर आर एन नंबर ऑफ अपग्रेड्स, और फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ती रहती है घर में। लेकिन जो मेजर अपग्रेड मेरे ख्याल से आप अपग्रेड कर रहे हैं या इवन पहला घर भी बना रहे हैं, हाई सीलिंग ले सकते हैं, आपके बजट में आ रहा है लीजिए। किचन में वाटरफॉल ले सकते हैं, लीजिए। फ्रंट एंट्री डोर बड़ा कीजिए और 2 लिविंग एरियाज। घर इतना बड़ा बनाइए, 25 स्क्वायर इज आइडियल, 22 स्क्वायर में भी आप आइडियली 2 लिविंग एरियाज ले सकते हैं सिंगल स्टोरी में। ओके। लेकिन उसके डिज़ाइन देखिए कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आउटडोर हो, अल्फ्रेस्को हो। और अगर किसी का हाउस प्लान या जो लैंड साइज़ है वो ऐसा है कि वो 4 बेडरूम भी हो सकता है, जैसे आप अपना पहले बता रहे थे, बट 3 जो होता है वो स्पेशियस होता है, और 4 ऑब्वियसली थोड़े रूम्स श्रिंक हो जाते हैं उससे। क्या लाइक उसको वैल्यू जो बाद में मिलेगी 5 या 10 साल बाद अगर कभी वो बेचे, इट्स बेटर टू हैव अ हाउस विद मोर स्पेशियस रूम्स के नंबर ज़्यादा, लाइक 3 की जगह 4 बेडरूम हो तो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा? देखो, एक लेआउट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका सही हो। अगर आप 4 बेडरूम भी बना रहे हैं, साइजेस मैं मानता हूँ कि कम हो जाएंगे, लेकिन लेआउट इटसेल्फ शुड बी वेरी गुड। तो ऑन एनी डे, बिकॉज हाउसेज आर ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट हेयर। कोई भी एक हाउस में 5-10 साल से ज़्यादा नहीं लेता, पीपल मूव ऑन और फिर वो बेचते हैं। व्हेन इट कम्स टू मार्केट, 4 बेडरूम विल ऑलवेज हैव अ हायर वैल्यू rather than 3 bedroom on the same size of. But okay, tell me how important is building inspector? क्योंकि आपने चेकिंग की भी बात करी कि अगर चेक नहीं हुआ, वो तो हो गया ड्राफ्टमैन और लाइक बिल्डर की साइड से। जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर एक हम करते हैं अपनी साइड से, वो कितना इम्पोर्टेंट है? और वो कुछ रियली कुछ लाइक है फ़ायदा उसका? कि क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कई कहते हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं रियल एस्टेट में, वो कहते हैं बस लास्ट की 2 स्टेज करवा लो वही बहुत है। कई कहते हैं कि 1 ही करवा लो, कई कहते हैं कुछ भी नहीं, अगर कोई फॉल्ट पता लगता है तो बाद में बिल्डर अपने आप उसको बोल दो कर देगा। तो क्या है उसका फ़ायदा है कोई? देखो, मैं तो बिल्डर की साइड से हूँ, तो पर मैं आपको ऑनेस्ट एक बताता हूँ कि इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि मैंने भी बनाए अपने घर। हाँ। जो स्ट्रेस आपको है, जो चिंता आपको है, वो मुझे भी है। इट्स $1 million हाउस। चाहे बिल्डर, उसी बिल्डर के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बट यू डोंट नो। तो जैसे हम हैं, हमारे बिल्डर ने आप कोटेशन में ही 2 इंस्पेक्शन, एक तो बिल्डिंग सर्वेयर होता है। यस। 5 स्टेज होती हैं घर की, स्लैब, फ्रेम, लॉकअप, फिक्सिंग, कंप्लीशन। वो हर स्टेज पे बिल्डिंग सर्वेयर जो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, वो आता है, वो साइन ऑफ करता है, तब बिल्डर आगे घर बना सकता है। ठीक है। सो दैट इज अ प्रिलिमिनरी चेक, मैंडेटरी चेक जो होता ही होता है। तो आपका तो एक घर 5 स्टेज पे चेक होके ही बनेगा ना। बट जो बिल्डर है, जो इंस्पेक्टर है, वो फिर कैसे गलतियां निकाल देता है फिर भी अगर ये चेक्स होते हैं? देखो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर हैज़ अ रोल टू प्ले, तो उसको ही हैज़ अ जॉब, तो उसको गलतियां निकाल। अब आपने बोला कि गलतियां कैसे निकाल देता। कोई गिव मी एनी हाउस, इफ आई गो इन, I'll show you 10 mistakes. Now these are not mistakes, these are tolerances in the house, जो कि कोड में भी लिखा है। यहाँ पे एक कोड है टॉलरेंसेस का। तो बिल्डर ट्राई टू बी विद इन दैट टॉलरेंसेस। नो हाउस कैन बी परफेक्ट, आई कैन गिव यू, आई कैन गारंटी यू। आई एम अ सिविल इंजीनियर, मैं कंस्ट्रक्शन में ही काम करता रहा हूँ, और आप भी समझते हैं कि एक ट्रेडी आया है तो वो एक जॉब कर रहा है, आपका ट्रेडी दरवाज़ा लगाने आया है, तो यू नो कि वो फ्रेम है, उसको पूरा करेगा, उसके हिंजेस लगाएगा, पैनल करेगा। बट जस्ट टू से कि वो पूरा रूल बुक से 100% परफेक्ट होगा, वो एक छोटी सी जॉब। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट हाउस।
तो मैं ये कहता हूँ कि सभी बिल्डर दे हैव देयर ओन चेक्स, देयर सुपरवाइजर्स आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन टीम, वो सुपरवाइजर के ऊपर कंस्ट्रक्शन मैनेजर है जो हर ऑन एंड ऑफ वो साइट पे जाता है, हु चेक्स द साइट, फिर वो बिल्डिंग सर्वेयर ने चेक करना है. देयर आर इनफ चेक्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस हाउस इज स्ट्रक्चरली सेफ, गुड टू ऑक्यूपाई. जो आप कह रहे हैं टीथिंग प्रॉब्लम तो घर में रहेंगी, आ भी सकती हैं उसमें, और जो आप गलतियां कह रहे हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर विजिबल. उसको वो जब आप जाते हैं घर में, आपको PCI प्री कंप्लीशन इंस्पेक्शन आप करते हैं, तो आप वो विजिबल मिस्टेक्स उनको बताते हैं. एक वो मिस्टेक्स लिखता है बिल्डर और फिर वो रेक्टिफाई करता है. बिल्डर इज़ बाउंड टू रेक्टिफाई ऑल दोज मिस्टेक्स बिकॉज इट इज़ इन राइटिंग. तो वो एक 3 months का मेंटेनेंस वारंटी पीरियड है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वो इसीलिए है. मेरे को कहीं ना कहीं आपका जवाब मिल गया कि वो जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है वो एक तरह यूजलेस सी चीज़ है. एम यही था ये पूछने के लिए कि अगर हम कहीं पे किसी का सेव मनी करा सकते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज तो व्हाई नॉट. तो अगर अब हम डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइनिंग की, सिंगल स्टोरी की पहले बात करते हैं. उसमें जो सबसे अच्छा, और मैं हर चीज़ में इट काइंड ऑफ गोज विदाउट सेइंग कि मैं वैल्यू एडिशन की ज़रूर बात कर रहा हूँ क्योंकि हर घर एक न एक टाइम पे बिकता ही है. तो जो कह रहा है कि मैंने अपने लिए लिया है ऑब्वियसली, पर कल को वो बेचना है तो उसकी वैल्यू भी उसको चाहिए. डिज़ाइनिंग कैसे कौन सी डिज़ाइनिंग सबसे सही रहती है, स्पेशली जो फाइट चलती है वो मास्टर बेडरूम को लेके चलती है सिंगल स्टोरी में, कि फ्रंट पे, बैक या बिल्कुल मिडल में. अब इंडिया में कभी भी बेडरूम हार्डली मैं देखा किसी का फ्रंट पे होए, सबके या तो पीछे ही होते हैं या बीच में. तो कोई, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट हो जाता है. तो ये चीज़ को आप कैसे देखते हो कि ये मार्केट शिफ्ट हो रही है कि नहीं अब लोग, और डिज़ाइनिंग वाइज ज़्यादा सही क्या डिज़ाइन? इन दिस रिस्पेक्ट ये मेरा रोल है. जो भी क्लाइंट आएगा हम उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं. हम बता नहीं सकते कि उसको मास्टर कहाँ चाहिए. अब आपका ये लॉट है, आपके सामने पार्क है, क्रीक फेसिंग है, आपको मास्टर सामने चाहिए, यू वांट अ व्यू. ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा. आपका हाउस नॉर्थ फेसिंग है, सनलाइट वहीं रहेगी सारा दिन, आपको वहाँ चाहिए. डिपेंड्स व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट. आप चाहते हैं कि मेरे गेस्ट आए, हर बंदा वो नॉर्थ सनलाइट ले सके, आप वहाँ फ्रंट लाउंज डाल देंगे, फिर मास्टर उसके बाद आ सकता है. सम क्लाइंट स्पेसिफिकली आस्क कि मास्टर पीछे चाहिए हमें, क्योंकि हम बाकी बेडरूम साथ में, हमें बच्चों के साथ चाहिए. सो इट इज़ अ डिफरेंट, एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट. आपका बीच फेसिंग घर है तो आप कहाँ लेंगे मास्टर. सो इट डिपेंड्स कि आपका लॉट कहाँ पे है और आपकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेलबर्न. तो और आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं? जनरल यही है कि जो मेलबर्न का वेदर है यहाँ ज़्यादा कोल्ड रहेगा 8-9 महीने, तो आपको सनलाइट, नॉर्थ सनलाइट बहुत ज़रूरी चाहिए. तो कोशिश करिए कि जो आपके लिविंग एरियाज़ हैं मेन, वो नॉर्थ की तरफ हो, बिग विंडोज़ नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि आपका स्लाइडिंग डोर अल्फ्रेस्को का जितना आप नॉर्थ की तरफ सनलाइट ले पाएंगे लिविंग एरियाज में, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट. जब हाउस बिल्ड हो रहा है तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को बुला के कर सकते हैं, लाइक फ्लोरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्डर अलाउ कर देगा कि हाँ आप ये चीज़ बाहर से करा लो अगर आपको चीप पड़ रही है, और अगर है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो करवानी चाहिए? आपने ये भी एक ऐसा सवाल पूछा विच अनॉयज बिल्डर्स द मोस्ट. जैसे कोई क्लाइंट आया, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ जी, कैन आई डू इलेक्ट्रिकल वर्क इन द हाउस? द आंसर इज़ नो. समवन विल से मेरा कारपेट का काम है जी, मैं कारपेट खुद करूँगा. नहीं, आपको देखो, बिल्डर एज ए बिल्डर हम पूरा घर बनाएंगे बिकॉज वी आर लायबल फॉर वारंटीज. एक बंदे ने बोला कि मुझे एक स्पेशल कलर का टैप चाहिए, मैं आपको ला के दूंगा, हम लगाएंगे. नहीं, हम नहीं लेंगे आपसे. अच्छा, बिकॉज वी आर लायबल फॉर वारंटीज. आप हमें दे रहे हैं तो वो हम नहीं. ऐसा कर सकते हैं हम कि हम सारी फ्लोरिंग रिमूव कर देंगे. वेट एरियाज की ज़रूरी है ऑक्यूपेंसी परमिट के लिए. अब हम फ्लोरिंग की आइटम रिमूव कर देंगे, आप बाहर से करा लीजिए बाद में. ये हो सकता है. आप अप्लाइंसेस खुद डालना चाहते हैं, हम अप्लाइंसेस नहीं डालेंगे, उसका क्रेडिट दे देंगे और आप बाद से कर सकते हैं.
तो कोई कॉस्ट सेविंग नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ कॉस्ट सेविंग हो सकती है, बट इतनी कोई ड्रास्टिक वो नहीं होगी कि इतनी तो नहीं होगी कि बहुत ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर तो बहुत फर्क पड़ रहा है तो फिर आई थिंक बहुत लोग वो हैसल लेना भी पसंद करेंगे कि व्हाई नॉट। नहीं, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको कंपेयर करेंगे काइंड ऑफ हेडेक यू आर टेकिंग। परफेक्ट। अगर आज आप अपना घर बनाते हैं दोबारा से, तो मेरे को कहीं ना कहीं आंसर पता है कि यू विल गो विद वॉल्यूम बिल्डर, राइट? बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जो नॉर्मल जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है वो ओवरलुक कर जाते हैं और आप वो अपने घर में चीज़ें बनाएंगे? मेजर एक आपका डिज़ाइन पार्ट है कि लेआउट आपको पसंद है और वो अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे उसके लिए। और आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि किसी कंसल्टेंट की हेल्प आप पहले दिन से लें। ऐसा नहीं है कि वो आपको हेल्प करने का चार्ज कर रहा है। देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि साइट कॉस्ट आपको दे सकता हो, आपको साइट की फिल एंड फॉल चेक करके और उसकी साइट कॉस्ट एस्टिमेटेड दे सकता हो। तो ये इट्स अ हेल्प, इट्स अ गुड हेल्प। ऐसे ही वो लेआउट में, डिज़ाइन में आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन है विद द पर्टिकुलर चेंज, जैसे प्रेयर रूम मैंने बोला वो हमारे हर बंदों को चाहिए। कुछ किड्स का रूम बनाना है आपको जिसमें कि स्पेशल लाइट चाहिए, स्काई लाइट लगनी है। कुछ किचन ऐसी है आपकी कि और इंडियंस आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ किचन, कि किचन ऐसी हो कि बेंच ऐसे हो, सिंक सामने ना हो, सिंक बटलर्स किचन बनानी है। तो आप डिस्कस करिए, योर कंसल्टेंट इज़ द राइट पर्सन टू हेल्प यू। और फिर वो ड्राफ्टिंग की हेल्प से आपको ये भी बता सकता है कि ये चेंजेस पॉसिबल हैं और अच्छे भी लगेंगे घर में। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ स्टार्ट ट्रस्टिंग अ बिल्डर उसके कंसल्टेंट से। तो वो आपकी कहीं ना कहीं ज़रूरतें भी पूरी करेगा और यू विल हैव मोर पीस ऑफ माइंड। ब्लाइंडली उस पर फेथ रखो अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, नॉट जस्ट एकदम से, बट उसके बाद जब एक बार आप प्रोसेस पे आ गए हो तो फेथ रखो अपने उस पर, बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू। उनका ये काम है, वो आपको आपके घर एक अच्छा बनाना की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको अपग्रेड्स का भी, इंक्लूजन्स का भी पूरी देंगे। और जो बंदा आपको ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं दे रहा, यू विल कम टू नो स्ट्रेट अवे। मत लो उसकी हेल्प। ओके, तो हम ऑलमोस्ट एंड पे जैसे अपने पॉडकास्ट के हैं, कुछ उससे पहले आप कोई कॉस्ट सेविंग टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर ये चीज़ें वो ड्यूरिंग द प्रोसेस या बाद में भी करें तो वो उनको काफ़ी लाइक बेनिफिट हो सकती हैं फाइनेंशियली? कॉस्ट सेविंग में जैसे मैंने बताया कि आप जब भी लैंड लें उसकी ड्यू डिलीजेंस इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसकी लैंड हमने असेस करी तो 90,000 साइट कॉस्ट आई। वो घर में कहीं ऐड नहीं हो रही वैल्यू, एंड देन आई साइंड हर अप बिकॉज शी ट्रस्टेड मी कि ये सही बोल रहा है, एंड वी फिक्स्ड इट। ओके, तो आप लैंड असेस कराएं पहले, और दूसरा घर में इंक्लूजन्स पे एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन हो ओपन कि क्या इंक्लूजन आपके लिए बेहतर है। जैसे मैं घर किसी का बनाऊंगा एंड दे हैव अ बजट, देन आई विल ओपन बिकॉज दीज इंक्लूजन्स हैव अ कॉस्ट। हाई सीलिंग, वाटरफॉल एजेस, किचन का बेंच किचन का आइलैंड बेंच बड़ा बना दिया, ये तो नॉर्मल अपग्रेड्स हैं। उसके अलावा आप स्क्वायर सेट प्लास्टर करें, आप वॉक इन रोब की कैबिनेटरी डिज़ाइन करा सकते हैं, डबल बेसिन इन द ऑनसूट को भी डिफरेंट तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं विद द बाथ टब अपग्रेड। तो ऐसे आप कई चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकता है विच गिव्स वैल्यू टू योर हाउस, एंड दैट इज़ फॉर ईयर्स। आज आप घर बना रहे हैं 40 साल 50 साल अपने, यू विल एंजॉय दैट कंपोनेंट ऑब्वियसली। और हो सकता है वो महंगा ना हो, आपके बजट में हो, तो आप प्लीज़ उसकी खुल के बात करिए। आई थिंक बजट की है, क्योंकि उसी के अराउंड ही सारी चीज़ें, सारे डिसीजंस जो हैं वो बनेंगे। और ये घर ऐसी चीज़ है कि ये पर्सनली आप मुझसे, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से चलता हूँ। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बताया, वो मुझसे ऐसे ही आए जैसे कि आप क्या डिस्काउंट देंगे, क्या प्रमोशन है। तो मैंने बोला भी आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपके ये 10,000 में बचाने की जगह आई वुड टेल यू कि आप 15,000 और कहाँ स्पेंड कर सकते हैं। उससे घर जो बन जाएगा ना, वो चीज़ ही अलग बनेगी।
और आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलेगी एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे विल बी लाइक यार जो वो बंदा मिला था ना उसने हमें बहुत मुझे बाद में लोगों ने, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे क्लाइंट मिले बाद में जो 22 स्क्वायर का घर बनाने आए थे, मैंने उनका 26 में कन्वर्ट किया क्योंकि बन सकता था, एंड दे रियली थैंक मी आफ्टर 2 years, क्योंकि वो जब बन रहा था तब तो वो दे गो थ्रू दैट स्ट्रेसेस की बजट नहीं है, कम है, 10,000 लगे होंगे एक्स्ट्रा उस टाइम में, 2017-18 की बात है, बट दे आर सो हैप्पी नाउ कि उनको अपग्रेड इमीडिएटली नहीं करना पड़ा, बच्चे भी हैं, 26 स्क्वायर का घर इज़ क्वाइट गुड। एब्सोल्युटली, बट जो जैसे आपने कहा कि आपने वो बढ़ा दिया घर का स्पेस बाय इंक्रीजिंग द साइज, तो ऑब्वियस है काउंसिल की या जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन प्ले 60% आई थिंक आप बना सकते हैं, राइट, कवर्ड एरिया होना चाहिए, तो कई उसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं और क्या उसकी परमिशन ईजिली मिलती है? 60% इज़ द रिक्वायरमेंट, और कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता। अच्छा, एक्सटेंड जब आप कह रहे हैं तो MCP होता है एक, जो प्लान्ड परमिट होता है, वो जैसे एक एस्टेट है न्यू गेट यहाँ पे, वो अब ख़त्म हो गई, वहाँ पे 70% कवरेज अलाउड थी, वो डेवलपर ने पहले ही अप्रूवल ली हुई है उनकी परमिट में, तो वहाँ पे ओनली इन दैट रिवर वॉक है एक वेरीबी में जहाँ 70% अलाउड है, लेकिन वो MCP का पार्ट है, अदरवाइज यू कांट। ओके, अगर आज मैं यहाँ इस एरिया में घर लूँ और अगर मुझे 70% बनाना है और मैं अपने बिल्डर के थ्रू डालूँ एप्लीकेशन 70% करने में, वो आप कह रहे हो शॉर्ट डिक्लाइन हो जाएगी? इट विल बी नॉक बैक, आप 60% से ऊपर नहीं बना सकते, इट्स अ रेस कोड अनटिल अनलेस कि उस डेवलपर ने वो MCP में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उनकी डिज़ाइन गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें बिल्डर का कोई रोल ही नहीं है? नो, इट हैज़ टू बी 60%, वो अचीव करना ही पड़ेगा बिल्डर को। जो आप कह रहे हैं 70%, वो हो सकता है अगर 300 स्क्वायर मीटर से छोटा लॉट है, दैट कम्स अंडर स्मॉल लॉट कैटेगरी, उसका कोड अलग है। ओके, उसमें कवरेज ज़्यादा अलाउड है, उसमें 90% तक जा सकते हैं, 90% तक, बट दैट इज लाइक यू नीड टू कंप्लाई विद ऑल सेटबैक रिक्वायरमेंट्स एज वेल। ओके, 90% अचीवेबल नहीं होता, पर उसमें आप 60 से तो डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं। कोई ऐसी कोई आपके आ रहा है दिमाग में कोई इंसिडेंट जहाँ कोई क्लाइंट ने आपकी बात ना मानी हो और उन्होंने बाद में रिग्रेट किया और आपको बोला कि यार काश आपकी बात मान ली होती इस चीज़ पे? नॉर्मल अपग्रेड्स का रहता है कि जैसे अभी मैं जिस डिस्प्ले में काम कर रहा हूँ, इट्स अ 29 स्क्वायर होम, जैसे मैंने आपको बताया कि रेट सीलिंग है, इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव अपग्रेड, पर हाँ पैसे लगते हैं उसके। अब वहाँ पे 2 ऑन स्वीट हैं हमारे, एक तो मास्टर ऑन स्वीट होता है, एक हमने गेस्ट बेडरूम विद ऑन स्वीट बनाया, इट्स ए नॉर्मल रिक्वायरमेंट, पर ये अब हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हमारे डिज़ाइन में ऑप्शन है, तो उस टाइम वो ऑन स्वीट का कुछ 7-8 हज़ार चार्ज था, वो नहीं लिया, अब वो डिस्प्ले बन गया हमारा, वो तो अब उसमें बना हुआ है, एंड दे फेल्ट लाइक कि यार दसिया था ठीक सीगा कि मेरे पेरेंट्स आएंगे तो 3 बाथरूम हो गए ना, इट्स एन एसेट। अब मैं जो आपको टिप्स दे रहा हूँ ना, ये आप जब घर, इट्स अ प्रोडक्ट, आप REA पे लगाएंगे, आप लिखेंगे गेस्ट बेडरूम विद ऑन स्वीट 2 मास्टर्स या मास्टर सूट 2 और फिर आपका 3rd बाथरूम, तो इट एनहांसेस योर वैल्यू। एक और आपने पूछा तो डबल स्टोरी बनाया था किसी बंदे ने, ऊपर हमारे 4 बेडरूम होते हैं, मास्टर ऑन स्वीट प्लस बाथरूम, उसमें ऑप्शन थी 4 बेडरूम 4 ऑन स्वीट, तो मैंने उनको दिखाई, वो ऑप्शन उस टाइम सस्ती थी, बट दे सेड कि नहीं मैंने बाथरूम की करने हैं, ठीक है कि नहीं चाहिए चलो थोड़ी लोड नहीं है, बट देन लेटर ऑन अभी वो 3 साल बाद कोई हर क्लाइंट चाहता है कि मेरे 4 बेडरूम 4 ऑन स्वीट हों, बच्चों को अलग ऑन स्वीट मिले। इट वॉज अ सिंपल ऑप्शन बट यू मिस्ड इट, बट माई जॉब वॉज टू टेल यू। अब मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे डबल स्टोरी बिक रहे हैं टानेट में, अगर 10 घर बिक रहे हैं तो उनमें से शायद एक होगा जिसमें 4 बेडरूम 4 ऑन सूट होंगे, और हो सकता है कोई भी ना हो। आप बनाने जा रहे हैं, आपके पास मौका है, 10-12 हज़ार का अपग्रेड आप डाल दीजिए, डिपेंडिंग ऑन बिल्डर टू बिल्डर वेरी करेगा, इफ़ देर इज़ एन ऑप्शन एंड इफ़ इट सूट्स योर रिक्वायरमेंट एज वेल। बट दिस आप सोचिए कि आप नीचे एक गेस्ट बेडरूम विद ऑन सूट बनाया, ऊपर 4 बेडरूम 4 ऑन सूट है, सी द वैल्यू ऑफ द हाउस। बिल्कुल, आई थिंक इफ़ यू कैन अफोर्ड, सबसे पहली चीज़, और दूसरा आपको हमेशा आई थिंक बैलेंस लेके चलना चाहिए अपने नीड के साथ साथ, थोड़ा सा उसको लेटर ऑन स्टेज पे उसकी देखे वैल्यू कितनी ऐड हो रही है। तो अगर आपको लगता है तो आई थिंक
करना तो बिल्कुल चाहिए, बट अगेन हर कोई उस टाइम उस फाइनेंशियल क्रंच में होता है कि उनको लगता है कि नहीं यार ये भी कट करो, क्यों अननेसेसरी है, 2 तो बंदे हम रह रहे हैं, इतने क्या करने हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मेजॉरिटी का व्यू ये होता है कि चलो इसका बजट कम है तो इसकी चीज़ें कम कर दो, पर मैं फिर भी आई कीप लुकिंग एट द वेज जहाँ मैं उसके घर को एनहांस कर सकूँ। मे बी ही कैन पुश हिमसेल्फ फॉर एक्स्ट्रा 5-10,000, क्योंकि डेफिनेटली 3 साल बाद उसके पास पैसे होंगे लेकिन वो ऐड नहीं कर सकता वैल्यू। बिल्कुल, एंड आई थिंक तभी हम आपको पॉडकास्ट पे लेके आए हैं कि वो वैल्यू जो है वो ऐड आप कर पाएँ। ये जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है या जो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने चीज़ें देखी हैं या जो बाद में लोग रिग्रेट करते हैं, कंप्लेन करते हैं यार काश ये चीज़ कर ली होती। बट जस्ट कपल मोर क्वेश्चंस। डिस्प्ले होम की हमने बात करी, डिस्प्ले होम पूरा डेक्ड अप होता है, तो क्या रादर देन वो पूरी एक हैसल के जाना ये चाहिए वो एकदम से ही आंखों को भा जाते हैं नॉर्मली डिस्प्ले होम, वो लेना प्रॉफिटेबल होता है? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट भी होती है कंपेयर टू उसी एरिया में नॉर्मल अगर आप घर करेंगे डिस्प्ले महंगा बिकता है, बट क्या वो सही रहता है लेना उस प्राइस पे? देखो, जो भी डिस्प्ले होम लेता है उसके पास बजट रहता है, उसको पता है कि वो एक अपग्रेडेड हाउस ले रहा है। दूसरा, डिस्प्ले होम जब भी बिकता है और वो डिस्प्ले की लाइफ होती है 2 से 3 साल, तो वो चल रहा है अगर डिस्प्ले किसी का, तो हम उसको रेंट देते हैं 7% पर एनम। तो उसका अगर जैसे इंटरेस्ट रेट अभी ज़्यादा है, पहले 4-5% पे रेंट मिल रहा था, 7% बिल्डर दे रहा है, तो ही सेव्स ऑन दैट मनी पार्ट एज वेल। तो अपनी कैलकुलेशन कर लेता है कि 2 साल बाद ये वेकेट करेगा बिल्डर, मैं घर में जाऊंगा, तब तक मार्केट भी अप हो जाएगी। यहाँ बड़ी मेलबर्न की मार्केट आपको पता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस कैन गो अप क्वाइट क्विकली, तो वो एंटिसिपेट करते हैं, वो इट्स अ फुल कैलकुलेशन। प्लस ही लाइक दैट हाउस। आपको पता है डिस्प्ले होम इज़ लाइक ग्लैमरस होता है, वो उनको पसंद आ गया तो दे पुट देयर मनी ऑन इट। तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, और अगर 7% बिल्डर से रिटर्न बैक आ रहा है तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। Amazing. So before we end this, anything you want to share या कोई चीज़ आपको लग रहा है कि रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद कवर नहीं हो पाई, या कोई टिप या कोई इंसाइट, एनीथिंग? आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू बिल्ड देयर होम। जिन्होंने नहीं बनाया घर वो बनाए, जिन्होंने बना लिया आई वुड ऑलवेज एनकरेज देम टू बिल्ड देयर सेकेंड होम। राइट, क्योंकि ये एक आसान प्रोसेस है, और जैसे मैंने बताया कि मैंने घर बनाए, एवरी हाउस विल गिव यू इक्विटी, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप पैसा, ये एसेट बना रहे हो, तो ये 8 से 10 साल का टेन्योर होता है इन्वेस्टमेंट का, बट इट विल गिव यू मनी एज वेल एंड इट विल गिव यू वेल्दी। तो आप, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू एनकरेज एवरीवन। परफेक्ट। थैंक यू सो मच राजन जी, ये पॉडकास्ट करने के लिए, ये अपनी सारी जो आपने नॉलेज आज शेयर करी है, आई एम श्योर ये हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड अगर मैं आपकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा नीचे यूट्यूब सेक्शन में, अगर किसी ने डायरेक्टली आपको रीच करना है, इफ़ यू आर ओके, तो वो आपको रीच कर सकें और आप, आई एम श्योर उनकी हेल्प कर पाएंगे। मोस्ट वेलकम, दैट इज़ माई जॉब। अमेजिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू अंकुश, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।